everyone, welcome back to the channel. I hope you're all doing good. So from today we're going to start 2016 paper and yeah, let's get into it. Question 1. A pyramid with a base side 6 centimeter and height 7 centimeter is merged with a cube of length 5 centimeter such that the centroid of the cube matches with the center of the base of the pyramid. Okay, the base of the pyramid is parallel to the base of the cube and the edges of the base of the pyramid are parallel to the sides of the cube. Count the number of surfaces in the resulting solid. This is a very easy question, very easy question, trust me. बट आई नो इसमें बहुत लोगों को दिक्कत आती है क्योंकि उनसे फिगर इमेजिन नहीं हो पाती और कई लोगों को ये लाइनें समझ नहीं आती कि बेस पैरेलल टू दिस पैरेलल टू दैट. आई विल एक्सप्लेन. ऑनेस्टली बहुत ईजी क्वेश्चन है बट आई थिंक एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होगा. कोई नहीं, मैं यहाँ पे एक एक लाइन करके एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ, थोड़ा लंबा जाए सो फॉरगिव मी फॉर दैट. तो एक पिरामिड है जिसका बेस साइड 6 सेंटीमीटर है. अब जब भी किसी क्वेश्चन में पिरामिड लिखा है until and unless specified otherwise तुमको कंसिडर करना है कि वो पिरामिड एक स्क्वायर पिरामिड है. और एक स्क्वायर पिरामिड का मतलब क्या है? एक स्क्वायर पिरामिड का मतलब है कि जो उसका बेस है वो एक स्क्वायर है. यानी कि ये अगर पिरामिड है तो उसका जो बेस होगा वो स्क्वायर होगा. ये ए सेंटीमीटर है तो ये भी ए सेंटीमीटर है. देखो इस तरह से ये पिरामिड है तो उसका जो बेस है नीचे का वो एक स्क्वायर है. तो यहाँ पर बेस साइड हमको दी हुई है 6 सेंटीमीटर. ठीक है, 6 सेंटीमीटर हमको दी हुई है और जो हाइट दी हुई है, टोटल हाइट ऑफ द पिरामिड हमको दी हुई है 7 सेंटीमीटर. ठीक है, हाइट दी हुई है हमको 7 सेंटीमीटर. इज मर्ज्ड विद अ क्यूब ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर. यानी कि एक क्यूब है 5 सेंटीमीटर लेंथ का, उसके साथ हमें इसको मर्ज करके कोई नया सॉलिड बनाना है और नंबर ऑफ सर्फेसेस काउंट करने हैं. ठीक है, अब उसकी कंडीशन क्या क्या है? such that the centroid of the cube matches with the center of the base of the pyramid. ठीक है, पिरामिड का बेस क्या है? स्क्वायर है. और किसी भी चीज का सेंटर कैसे निकालते हैं? हमको क्या करना है, जो क्यूब का सेंट्रॉइड होगा, समझाऊंगी अभी सेंट्रॉइड क्या होता है, उसको पिरामिड के बेस के सेंटर के साथ कोइंसाइड करना है, यानी कि ओवरलैप कराना है. ठीक है, तो जो पिरामिड का बेस है वो क्या है? स्क्वायर है. किसी भी चीज का सेंटर कैसे निकालते हैं? उसके डायगनल्स को मैच करके. जब हम डायगनल्स को कनेक्ट करते हैं तो जहां पर वो पॉइंट, जिस पॉइंट पर वो मीट करते हैं वो उसका सेंटर होता है. अब ये सिर्फ इस ज्योमेट्री में इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम पर्सपेक्टिव में भी इसका ध्यान रखना. जब भी तुम्हें कोई चीज ड्रॉ करनी है और कोई विंडो ड्रॉ कर रहे हो और बीच में लाइन बनानी है तो कैसे, तो अंदाजे से नहीं बनती है पर्सपेक्टिव में, ऐसे ही उसके डायगनल्स कनेक्ट करो और जो बीच का पॉइंट आया वही हमारा क्या हो जाएगा? उसका सेंटर हो जाएगा. ठीक है, तो ये मैं बता रही हूँ कि जो सेंटर है बेस ऑफ द पिरामिड का सेंटर कहाँ आएगा? जहां उसके डायगोनल्स मीट करेंगे. और सेंट्रॉइड ऑफ द क्यूब क्या होगा? अब तुमको सेंट्रॉइड बताती हूँ, पहले सेंट्रॉइड क्या है 2D फिगर्स में समझो. मान लो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो वो पॉइंट जहां पर, तो मैं इस पॉइंट से एक लाइन खींचूंगी, इस पॉइंट से एक लाइन खींचूंगी, इस पॉइंट से एक लाइन खींचूंगी और ये तीनों लाइन क्या कर रही है? ये सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. तो इस लाइन को बोलेंगे मीडियन. जो सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, होती है मीडियन. और वो पॉइंट जहां पर सारी मीडियन मीट करती है उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड. तो जितनी भी सिमेट्रिक फिगर्स होते हैं बेसिकली, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, उनमें जो उनका ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, यानी कि फिगर का जो एक्चुअल सेंटर पॉइंट है वही उसका सेंट्रॉइड होता है. सिमिलरली क्योंकि क्यूब भी एक सिमेट्रिक फिगर है, हर तरफ से साइड सेम है उसकी वगैरह वगैरह, तो इसीलिए एक क्यूब का जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा, यानी कि जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट, सेंटर मोस्ट पॉइंट होगा, तुम ऐसे समझ लो, जो क्यूब का बिल्कुल सेंटर मोस्ट पॉइंट होगा ना, वो पॉइंट, ये क्यूब के अंदर है ये पॉइंट. ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये जो पॉइंट है क्यूब के अंदर, सेंटर मोस्ट पॉइंट वही उसका सेंट्रॉइड होगा. एक और चीज, एक 3D फिगर में सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं? एक 3D फिगर में सेंट्रॉइड उसको बोलते हैं वो पॉइंट जहां पर सारी मीडियंस अगेन मीट करें. लेकिन इसमें मीडियन क्या होती है? इसमें मीडियन बोलती है जो सामने वाली साइड को नहीं बल्कि सामने वाले प्लेन को, ये पूरे प्लेन को, सामने वाले प्लेन को आधे में डिवाइड करे. ओके ओके, आई थिंक दैट वाज इनफ जनरल नॉलेज फॉर नाउ. मैंने तुमको सेंट्रॉइड समझा दिया, सेंटर ऑफ द बेस समझा दिया और क्या क्या समझा दिया मैंने. चलो इतना ही काफी है. ठीक है, अब हमको देखना है कि बोला क्या है. सेंट्रॉइड को मर्ज करना है सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द पिरामिड से. ठीक है, हमको इतना तो समझ आ गया कि जो सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द पिरामिड है, क्यूब का सेंट्रॉइड, उन दोनों को साथ में मर्ज करके नया सॉलिड बनाना है. लेकिन कुछ कंडीशंस हैं. क्या कंडीशंस है? जो बेस ऑफ द पिरामिड है इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द क्यूब. यानी कि अगर ये है बेस ऑफ द पिरामिड जिसके ऊपर ऐसे पिरामिड बना हुआ है, ठीक है, तो ये पैरेलल होना चाहिए बेस ऑफ द क्यूब के, पैरेलल बिल्कुल ऐसे. ठीक है, पैरेलल होना चाहिए. पैरेलल का मतलब तो पता ही होगा ना तुम लोग को.
वो बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए बेस ऑफ द क्यूब के, जो क्यूब का बेस है उसके पैरेलल होना चाहिए। यानी कि कैसे नहीं होना चाहिए, वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि मान लो बेस ऑफ द क्यूब कुछ इस तरह से जा रहा है ना, तो ये तो पैरेलल नहीं हुआ, ये तो किसी एंगल पे है। तो इसके लिए हमको क्या बोला है कि जो क्यूब है वो बिल्कुल सीधा पैरेलली हमको रखना है, पैरेलली मर्ज करना है पिरामिड से। अगर ये पिरामिड है तो हम इसके ऐसे बिल्कुल पैरेलली जो है क्यूब को मर्ज कर रहे हैं। तो पहली लाइन समझ में आ गई। दूसरा बोला है edges of the base of the pyramid are parallel to the sides of the cube। क्यों लिखते हैं इतनी सारी लैंग्वेज इसमें। एनीवेज, ये वाली इसमें बोला है जो एजेस हैं पिरामिड के बेस की, ये वाली जो एजेस हैं दे आर पैरेलल टू द साइड्स ऑफ द क्यूब। यानी कि साइड्स ऑफ द, ये साइड्स ऑफ द क्यूब से पैरेलल होनी चाहिए, यानी कि ये सेम प्लेन में इस तरह से रखी होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि ये ऐसे नहीं रखी होनी चाहिए। मान लो ये सेंटर, सॉरी, ये बेस ऑफ द पिरामिड है, ठीक है, और हमने क्यूब ऐसे, क्यूब तो हमने पैरेलली अलाइन कर दिया, लेकिन हमने क्या किया, क्यूब को इस तरह से रख दिया। ठीक है, तो अब ये तुम अज्यूम करो कि ये बेस और ये क्यूब का बेस क्या है, क्यूब। अरे एक सेकेंड यार रुको। अब देखो, ये जो बेस ऑफ द पिरामिड है और बेस ऑफ द क्यूब है, ये दोनों तो पैरेलल हो गए, लेकिन जो साइड है इसकी, बेस की साइड है, वो इससे पैरेलल नहीं हो पा रही, क्योंकि ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है। यानी कि किसी एंगल पे हमने रख दिया जो है क्यूब। ऐसे एंगल पर भी नहीं रखना है, हमें बिल्कुल सीधा रखना है। ओके, आई होप इन टूटी फूटी ड्राइंग से तुमको जितना समझ आया होगा आया होगा। मैं कोशिश करूंगी कि एक वो भी दिखा दूँ तुमको, क्या बोलते हैं उसको, 3D मॉडल। हाँ, सो आई होप ये क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आ गया होगा जितना अभी तक मैंने समझाया है। और मैंने क्या क्या समझाया कि पिरामिड का बेस क्या होता है, पिरामिड का बेस का सेंटर कहाँ पड़ता है, क्यूब क्या, क्यूब का सेंट्रॉइड क्या होता है, क्यूब के सेंट्रॉइड को हमको इसके सेंटर के बेस से मिलाना है, और क्या क्या पैरेलल की कंडीशन है। अब मैं तुमको दिखाती हूँ 3D मॉडल। ये देखो, पहली चीज़ क्या थी कि जो पिरामिड है उसका जो बेस है स्क्वायर है, ऑफ कोर्स स्क्वायर पिरामिड है। तो इसको मैं नीचे से दिखा रही हूँ, देखो ये पिरामिड है, मैंने नीचे किया, तो ये यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो ब्लू ब्लू तुमको दिख रहा है स्क्वायर, तो ये है पिरामिड का बेस, जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर और क्यूब की साइड थी 5 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली क्यूब जो है, ये जो क्यूब है ये वाला, ये छोटा है किससे, इस पिरामिड से। ठीक है, इस पिरामिड के बेस से बेसिकली। दूसरी चीज़, इसकी जो लेंथ थी, ऐसे हाइट थी पिरामिड की, वो थी 7 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये बेसिकली इससे लंबा ही है, ऊपर की तरफ निकलेगा थोड़ा, ये कहना चाह रहे हैं बस वो। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो बेस ऑफ द पिरामिड है, ये देखो ब्लू वाला, ये ब्लू वाला नीचे, बेस ऑफ द पिरामिड पैरेलल होना चाहिए बेस ऑफ द क्यूब के। तो ये जो क्यूब का बेस तुम देख रहे हो ना, ये वाला पूरा ब्लू वाला जो है, ये अगर मैं ऐसे करूँ तो तुमको दिख रहा होगा कि ये बेस, ये जो है ये बेस ऑफ द पिरामिड है, और वो जो था वो बेस ऑफ द क्यूब था। तो वो पूरा क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो बेस ऑफ द पिरामिड पैरेलल हो गया बेस ऑफ द क्यूब के। तीसरी चीज़ थी कि साइड जो है, साइड ऑफ द, ये जैसे साइड है, ऐसे देखो, पिरामिड का जो बेस है उसकी साइड है वो पैरेलल होनी चाहिए क्यूब की एक साइड से। ठीक है, तो ये जो क्यूब है ये किसी एंगल पे नहीं रखा हुआ। यानी कि बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए रिस्क लेके इसे थोड़ा सा मोड़ के दिखाती हूँ। ये क्यूब जो है कुछ ऐसे नहीं रखा हुआ। देखो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, मुझे ये इसके कंट्रोल्स ही नहीं समझ में आते हैं। हाँ ये देखो, ग्रेट। रहने दो, मैं नहीं समझा पाऊंगी, मतलब मैं बना नहीं पाऊंगी इसमें बेसिकली। तो मैं बस इतना कह रही थी कि ये जो क्यूब है, ये इसकी जो साइड है, ये बेस की साइड, ये जो बेस है इसकी जो साइड है वो पैरेलल है क्यूब की साइड से। ये देखो, ये और ये क्यूब की साइड क्या है, पैरेलल है। मैं सामने से अगर तुमको दिखाऊं इधर से, ये देखो, ये रही इधर
उसकी साइड जो जा रही है पिरामिड की बेस की, और ये रही क्यूब की साइड, दोनों कैसी हैं, पैरेलल हैं। अगर मैं सामने से देखूँ तो दोनों दिखना बंद हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि पैरेलल है। ठीक है, तो यही दो कंडीशंस थी कि एक तो बेस पैरेलल होना चाहिए क्यूब के बेस से, दूसरा ये साइड पैरेलल होनी चाहिए क्यूब की साइड से। एक और क्वेश्चन आएगा आगे जिसमें ये क्यूब की साइड और ये पैरेलल नहीं होंगे, उसमें तुमको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा शायद कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ उस केस में। एनीवेज, अब हमको रिजल्टिंग सॉलिड के नंबर ऑफ सर्फेसेस काउंट करना है, तो नीचे से काउंट करना हम शुरू करते हैं। और दूसरा क्या था कि जो सेंट्रॉइड है वो कोइंसाइड करना चाहिए इसकी सेंटर ऑफ बेस से। अब जैसा कि मैंने तुमको बताया था कि जो सेंट्रॉइड है वो क्यूब के बिल्कुल सेंटर में लाया करेगा, एग्जैक्ट सेंटर में। ठीक है, तो क्यूब के एग्जैक्ट सेंटर में अगर वो लाया करेगा तो ये पूरा अगर 5 सेंटीमीटर का मेरा क्यूब है यहाँ से यहाँ तक का, तो यानी कि 2.5 सेंटीमीटर पे, यहाँ पर कहीं 2.5 सेंटीमीटर पे जो है क्यूब के अंदर वो डॉट लाया करेगा या वो सेंट्रॉइड लाया करेगा। तो यानी कि 2.5 सेंटीमीटर, तो जो बेस जो पिरामिड, ये इसमें गलत दिख रहा होगा तुमको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बट समझो इतना कि जो क्यूब है वो थोड़ा नीचे निकल रहा होगा, इस बेस के सेंटर के साथ कोइंसाइड करने के बाद थोड़ा क्यूब नीचे निकल रहा होगा और थोड़ा क्यूब ऊपर निकल रहा है। ठीक है, तो जो नीचे क्यूब निकल रहा है उसकी कितनी साइड्स हो गई, ये 4 साइड्स कॉर्नर वाली, एक दो, फिर उधर पीछे 3 4, और ये नीचे का बेस, तो ये 4 5 साइड्स ही हो गई। उसके बाद ये देखो पिरामिड, पिरामिड का बेस, इसके बीच बीच में ये क्यूब आ गया, तो एक पूरी मिला के साइड ये हो गई 5, के बाद ये 6, उसके बाद 4 साइड्स इसकी अपनी हो गई 7 8 9, और ये पीछे 10, उसके बाद 4 साइड्स ये क्यूब की हो गई 11 12, इधर 13, और उधर पीछे ये वाली 13, और उधर पीछे 14, उसके बाद पांचवी ये ऊपर वाली, ये वाली पूरी, तो यानी कि 15, फिर 16 17 18 19, जो एक पिरामिड का ऊपर का 4 बचा है। तो टोटल 19 यानी कि 19 साइड्स जो है इसमें हो गई। एक बार खुद से इसको देखो, देखो नीचे वाले पार्ट में क्यूब निकल रहा है, क्यूब की टोटल सर्फेसेस होते हैं 6, एक सर्फेस ये ऊपर वाला अगर मैं हटा दूं तो यहाँ पर मुझे सर्फेस मिल रहे हैं 5, और ऊपर भी मुझे सर्फेसेस मिल रहे हैं 5, तो 5 और 5 ये हो गया 10। उसके बाद एक पिरामिड के भी टोटल सर्फेसेस होते हैं 5, जिसमें एक हो जाता है उसका बेस और 4 हो जाते हैं उसके ये साइड्स, ये ट्राइंगुलर साइड्स। ठीक है, अब ये ट्राइंगुलर साइड्स दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, क्यों, क्योंकि बेस, ये जो क्यूब है ये 5 सेंटीमीटर का, अब यहाँ पर क्योंकि इसका बेस लंबा है 6 सेंटीमीटर, तो इसके लिए ये क्यूब इस पिरामिड के अंदर बैठ रहा है, इस ये बाहर वाला जो ब्लू वाली लाइन है इसके अंदर ये क्यूब बैठ रहा है। ठीक है, तो यानी कि नीचे वाला पूरा सर्फेस एक काउंट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्योंकि ऊपर आते आते पिरामिड की हाइट कम होती जा रही है, सॉरी पिरामिड की चौड़ाई कम होती जा रही है, ये चौड़ाई 6 सेंटीमीटर से कुछ कम हो जाएगी, तो जहां पर ये 5 सेंटीमीटर से कम हो जाएगी वहां पर ये 5 सेंटीमीटर वाला क्यूब ऐसे ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिखने लगेगा हमको। तो 5, फिर नीचे का बेस 6, फिर ये 4, तो 10, उसके बाद ये ऊपर के फिर से 5 और 4, तो 19 टोटल आंसर हो गया हमारा 19। आई होप दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू। मैंने बहुत कोशिश तो की इसको समझाने की, लेकिन आई डोंट नो मैं कितना सक्सीड हुई इसमें। तुम लोग मेरे को बताना प्लीज़ 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 कमेंट्स में बताना तुमको ये क्वेश्चन समझ आया है कि नहीं आया है, क्योंकि नहीं आया होगा तो आई विल ट्राई कि मैं एक बार और अच्छे से समझाने का ट्राई करूँगी ऑफ कोर्स, बट प्लीज़ मेरे को बताना, मुझे भी समझ आएगा कि मैंने कितना अच्छे से समझा पाई मैं। सो या, तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया है 19। एक सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है अगली पेपर में होगा या फिर उसके अगले पेपर में हो गया, जिसमें ये वाली जो लाइन है यहाँ पर दिया हुआ है ना कि edges of the base of the pyramid are parallel to the sides of the cube, उसकी जगह पर वहाँ पे है edges of the base of the pyramid are at an angle of 135 degree with the sides of the cube। वो भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो मैं कह रही हूँ ना, सॉल्व करने में ये सब इजी है, बस एक बार तुमको समझ में आना चाहिए कि इन सबको बनाना कैसे होता है। सो या, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। एक बार मैं तुमको यहाँ पर भी ड्रॉ करके दिखाऊँ क्या, मेरा मन नहीं मान रहा पता नहीं क्यों। जैसे क्यूब था तो इसके ऐसे बाहर यहाँ पे पिरामिड निकल रहा होगा, ऐसे पीछे की तरफ जा रहा होगा और ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तो जो पिरामिड है उसके ऊपर की 4 साइड्स प्लस ये वाली 5, फिर यहाँ पर 4 निकल रही होंगी तो 13, फिर ये 4 तो 17, नहीं निकल कम, सॉरी टोटल 19 है, बस इतना समझ लो तो, और नहीं समझ आया तो प्लीज़ मेरे को बताना। Here's question 2. It says how many different types of symbols appear in the figure given below। ये जो फिगर है इसमें कितने डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स से समझ जाओ कि यहाँ पर कितनी यूनिक या फिर कितने डिस्टिंक्ट सिंबल्स हैं उसकी बात हो रही है।
ओके, तो जैसे कि मैंने कहा था तुम स्क्रीन पर मार्क नहीं कर सकते हो जब तुम पेपर दे रहे होंगे, एग्जाम दे रहे होंगे, तो इसके लिए तुम्हें नोटबुक में ही करना है। अभी भी तुम सॉल्व करोगे नोटबुक में ही करोगे, मैं तुमको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। लेकिन जैसा कि जो तरीका मैंने तुम्हें फॉन्ट्स वाले क्वेश्चन में बताया था ना, जब हम पिछला क्वेश्चन पेपर कर रहे थे 2015 वाला, तो जो फॉन्ट काउंट करने वाला क्वेश्चन होता है उसमें मैंने तुमको बताया था कि अपना मान लो ये तुम्हारा नोटबुक का पेज है, तो हर लाइन पे जो भी फिगर आ रही है उसको एक एक नंबर अलॉट करते जाओ। जितने यूनिक फिगर्स आ रही हैं उनको नंबर अलॉट करते जाओ, मतलब कंटिन्यूस ऑर्डर में। और जितनी रिपीटेड फिगर्स आ रही है उनके लिए डैश मार्क कर दो, ताकि जब तुम्हें रीचेक करना हो, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3, फिर कोई रिपीटेड फिगर आ गई तो मैंने उसके लिए डैश लगा दिया, फिर 4, मतलब यहाँ फिर से कोई नई फिगर आ गई तो 3 के बाद कौन सा सिंबल हो गया, 4। तो ऐसे में तुमको लास्ट में जब तुम पहुंचोगे वहां पे सारे काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बैठ के, क्योंकि तुमने ऑलरेडी हर एक को काउंटिंग असाइन की हुई है। काउंटिंग बोलूँ या फिर ये बोलूँ कि तुमने उसका प्लेस काउंट कर लिया है। और तो और जब तुम रीचेक कर रहे होगे, मान लो तुमको चेक करना है कि ये वाला सिंबल जो है मैंने एक यूनिक सिंबल की तरह मार्क किया है, क्योंकि मैंने इसे एक नंबर दिया यानी कि यूनिक सिंबल है, तो क्या ये एक्चुअली एक यूनिक सिंबल है। इसको रीचेक करने के लिए तुमको क्या देखना पड़ेगा बस, कि फर्स्ट रो में थर्ड सिंबल जो है यूनिक है कि नहीं। तुम इस तरह से चेक कर सकते हो। मान लो यहाँ पे हम आ गए कहीं ऐसे कुछ कुछ रैंडम नंबर बीच में लिखे हैं, फिर हम आ गए 7 8, फिर डैश डैश डैश, फिर 9, यानी कि यहाँ एक यूनिक फिगर है, यहाँ एक यूनिक फिगर है या सिंबल है, और यहाँ पे 3 रिपीटेड सिंबल्स हैं, फिर यहाँ पे एक नया वाला आ गया, तो इसलिए 9। तो अगर अगेन तुमको चेक करना है ये वाली, कि ये वाला जो है ये एक्चुअल में रिपीटेड सिंबल है कि नहीं, तो तुमको क्या देखना है कि फर्स्ट यहाँ पे बीच में कोई लाइन सेकेंड, और यहाँ पे थर्ड लाइन का फोर्थ सिंबल जो है वो यूनिक है कि डिस्टिंक्ट है, यूनिक है कि रिपीटेड है। तुम आराम से चेक कर सकते हो। तो ये वाला मेथड मैं यूज़ करती थी। और जिनको भी ये मेथड समझ नहीं आया, तुम ना मेरी पिछले 2015 का पेपर में ना, आई थिंक फिफ्थ, फोर्थ या फिफ्थ क्वेश्चन था वो फॉन्ट काउंट करने का, उसमें मैंने ये ट्रिक बहुत अच्छे से समझाई है, और ये बहुत इफेक्टिव ट्रिक है, ये हमेशा मैं यूज़ करती थी। तो अगर तुम चाहो तो इसको अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो कितने डिस्टिंक्ट सिंबल्स हैं सब, चलो मैं तुम्हारे साथ साथ वैसे ही करती हूँ, ताकि तुम्हें भी एक बार को तसल्ली हो जाए कि हाँ ये अच्छी ट्रिक है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं फर्स्ट रो से। तो यहाँ पर मेरे को पहला सिंबल तो ऑब्वियसली यूनिक ही मानेंगे हम, तो 1, फिर ये यूनिक है अगेन 2, ये भी यूनिक है 3, ये भी यूनिक है 4। यूनिक से यहाँ क्या मतलब है कि ये पिछले किसी भी सिंबल से मैच नहीं हो रहा है। ये भी यूनिक है 5, ये भी यूनिक है 6। कंफ्यूज मत हो जाना, ये वाला और ये वाला देखो डिफरेंट नंबर ऑफ स्पोक्स हैं इसमें, इसमें 6 ऐसे डंडियां हैं और इसमें आई थिंक 8 डंडियां हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी एक यूनिक सिंबल है और ये भी एक यूनिक सिंबल है, तो 7 8 एंड लास्ट इज दिस, ये भी एक यूनिक सिंबल है 9। ऑल राइट, अब हम आ गए हैं सेकेंड रो पे। सेकेंड रो पे अब ये वाला सिंबल मेरे को देखना है, मैं पिछले सारे सिंबल से अगर मैच करूं तो ये मुझे एक यूनिक सिंबल दिख रहा है, तो ये हो गया 10। उसके बाद ये वाला सिंबल अगर मैं काउंट करने की कोशिश, सॉरी, अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो ये भी मुझे एक यूनिक सिंबल ही दिख रहा है, तो ये हो गया हमारा 11। फिर उसके बाद ये वाला भी यूनिक है 12, फिर सर्कल भी यूनिक है 13, फिर ये वाला स्टार, क्या ये यूनिक है? पिछले में अगर मैं कंपेयर करूं तो इस तरह का स्टार है, इस तरह का है, इस तरह का नहीं, सो ऑफ कोर्स ये भी यूनिक है 14। देन दिस वन, ओ ये एक रिपीटेड सिंबल हो गया। अब ये देखो, ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल सेम है, सो यहाँ पे मैं लगा दूंगी डैश। उसके बाद अब ये वाला सिंबल, ये भी यूनिक है 15। तो अब देखा तुमने, जो यहाँ पे रिपीटेड था उसको मैंने डैश लगा दिया कि इसे मतलब हम, इससे हमें अब कोई मतलब ही नहीं है। उसका अगला वाला फिर यूनिक था तो मैंने उसको 14 का अगला नंबर साइन कर दिया, कि मतलब मेरी काउंटिंग सही चलती रहनी चाहिए, बीच में कोई रिपीटेड सिंबल आ भी जाए तो। फिर ये पेंटागन भी मेरे मुझे यूनिक दिख रहा है, सो 16। और उसके बाद ये वाला स्टार फिर से रिपीटेड है, ये और ये देखो है ना, तो इस पर मैंने लगा दिया डैश। अब हम इस पे आ जाते हैं। अब ऐसा तुमको समझ आ गया ना कि किस तरह से करना होता है, तो चलो ये वाला क्वेश्चन मैं पूरा तुमको वैसे करके दिखाती हूँ। ये अगेन एक यूनिक सिंबल है, स्क्वायर भी एक यूनिक सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 17 और 18। ऑल राइट, उसके बाद ये वाला सिंबल रिपीटेड है, जो कि तुमको यहाँ पे दिखी, कहाँ था यार ये वाला सिंबल, ये रहा ये रहा, हाँ
ठीक है, दोबारा दिखाऊं? ये देखो, ये वाला और ये वाला रिपीटेड है, तो यहाँ पे डैश आ गया। उसके बाद ये वाला और ये वाला रिपीटेड है, तो फिर से डैश आ गया। उसके बाद ये पेंटागन रिपीटेड है, तो डैश। ये वाली फिगर तो आई थिंक रिपीटेड नहीं है। देखिए अगर ज़रा हम मैच करके, हाँ तो रिपीटेड नहीं है, यानी कि ये हमारा यूनिक सिंबल है, तो हो गया 19। फिर ये भी हमारा यूनिक सिंबल है, तो हो गया 20। फिर ये रिपीटेड है, ये रहा। ओके, तो इसको हमने डैश लगा दिया। और ये भी रिपीटेड है, ये तो यही रहा, तो इस पर मैंने डैश लगा दिया। अब हो जाता है फोर्थ रो पे। फोर्थ रो पे ऑफ कोर्स ये तो अब याद ही हो गया होगा, ये भी रिपीटेड है, ये यूनिक है, ये अब तक कहीं नहीं आया है सेकंड वाला, तो ये डैश हो गया। और अगली काउंटिंग क्या है? 21, 20 के आगे 21। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड। अब थर्ड, ये भी रिपीटेड है, हमको पता चल गया, ये भी रिपीटेड है। कहाँ पे? ये रहा ऊपर, करेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला सिंबल भी रिपीटेड है, जो कि स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है। फिर ये वाला सिंबल भी रिपीटेड है, जो कि यहाँ ये वाला है। फिर ये वाला सिंबल भी रिपीटेड है, जो कि यहाँ है। फिर ये हेक्सागन आई थिंक नया है। अब हम करते हैं एक बार इसको सबको इरेज और करते हैं फिर से चेक, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है अब इन सारे ड्राइंग्स के नीचे। हम्म, हाँ तो ये क्या हेक्सागन की बात हो रही है ना, चेक कर रही हूँ अगर, तो ये हेक्सागन रिपीटेड नहीं है, तो ये एक यूनिक सिंबल है। तो यहाँ पे मैंने ये वाला 21 मार्क किया था ना, 21 के बाद 1 2 3 4 5 सिंबल डैश आएंगे, तो 1 2 3 4 5। अब अगला आ गया हमारे पास 22। फिर ये वाला स्टार अगेन रिपीटेड है, जो कि ये रहा, तो हमारा डैश आ गया। काउंट कर लेते हैं 9 ही है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करेक्ट। अब आ जाते हैं हम फिफ्थ रो पे। ये पेंटागन रिपीटेड है, प्लस साइन यूनिक है, तो यहाँ पे डैश और फिर यहाँ पे 23 प्लस साइन। अब मेरे को एकदम से कैसे पता चल गया, क्योंकि अब पीछे से देखते आ रहे हैं ना, तो ये थोड़ा बहुत सिंबल पता चल जाता है कि हाँ ये था ये नहीं था। फिर ये वाला स्टार रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है, ये यूनिक सिंबल है अगेन, तो दो डैश और फिर एक नंबर, तो यानी कि यहाँ पे 24। फिर ये पेंटागन अगेन रिपीटेड, ये भी रिपीटेड, ये भी रिपीटेड, और ये हेक्सागन ये रिपीटेड, तो यानी कि 4 डैश, 1 2 3 4। ऑल राइट, हम आ गए अपनी सिक्स्थ पे आई थिंक, क्या रिपीटेड रिपीटेड, ये वाला भी रिपीटेड, ये रहा देखो कॉर्नर पे। फिर उसके बाद ये भी रिपीटेड, रिपीट रिपीट, ये वाला भी रिपीट, ये वाला भी रिपीट, क्या ये वाला रिपीट, हाँ ये वाला भी रिपीट, ये देखो ये वाला सिंबल, ये रहा। ठीक है, ऐसे ये वाला स्टार, ये रहा, ये वाला स्टार, ये रहा, ये वाला सिंबल, ये रहा। ठीक है, तो ये सब रिपीटेड है। फिर ये वाला सर्कल, ये रहा। ऑल राइट, तो यानी कि यहाँ पर हमारा सब कुछ ही रिपीट हो रहा है इस रो में, तो इसको तो मैं पूरा ही डैश कर सकती हूँ, सब कुछ ही रिपीट हो रहा है। या फिर तुम एक्चुअल में ही डैश लगाओ, ज़्यादा बेटर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, नेक्स्ट फिगर, रिपीटेड रिपीटेड रिपीटेड, रिपीट रिपीट रिपीट, ये यूनिक सिंबल है। फिर ये भी रिपीट और ये भी रिपीट, तो यानी कि हमारे पास सेवेंथ सिंबल जो है वो यूनिक है। सो 1 2 3 4 5 6 देन 25 और फिर दो डैश। ओके, नेक्स्ट लाइन, सर्कल हमारे पास रिपीटेड है, ये रहा ऊपर। फिर ये भी रिपीट 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 रिपीट, स्क्वायर भी रिपीट है क्या? हाँ ये रहा। ओके, तो ये वाली पूरी लाइन भी हमारी रिपीट हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लास्ट वन, ये रिपीट है, जो कि ऊपर था कहीं, ये रहा। फिर ट्राइंगल हमारे पास इस बार यूनिक आ गया, तो डैश के बाद आ जाएगा हमारे पास 26, ट्राइंगल को मिलेगा 26 नंबर। फिर ये भी रिपीट 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 रिपीट, और ये भी रिपीट है, जो कि ये रहा। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7,
ओके, तो इस पूरे को काउंट करके हमको क्या पता चला? भाई साहब 10 मिनट लग गए इस क्वेश्चन में। देखा कितना मुश्किल है समझाना, पर कोई नहीं, चलो। तो यानी कि टोटल हमारे पास डिस्टिंक्ट या फिर यूनिक सिंबल्स कितने हो गए? 26। तो हमारे पास टोटल 26 यूनिक सिंबल्स है। अब इस ट्रिक का फायदा क्या हुआ? मुझे अलग से काउंट भी नहीं करना पड़ा, एक ही बार में पूरा काउंट हो गया। प्लस अगर मान लो अब मुझे ये वाला सिंबल चेक करना है कि इस पोजीशन पर जो सिंबल है क्या वो एक्चुअली रिपीटेड है, तो मैं कैसे चेक करूंगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ रो में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिफ्थ रो में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, सिक्स्थ सिंबल है। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ रो में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, सिक्स सिंबल है, यानी कि इसकी बात हो रही है, ये जो पेंटागन है यहाँ पे। ठीक है, तो इससे अगर तुम्हें रीचेक करना है तो रीचेकिंग में बहुत आसानी हो जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? 26 किड्स, 26। Okay, here's question number 3. The numbers in the hexagon groups are arranged in a particular order. Find the number which would replace the question mark. ये क्वेश्चन में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। एनीवेज, तो यहाँ पे हमको इन हेक्सागन्स में कुछ नंबर अरेंज करके दिए हुए हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। बच्चों को वो ऑर्डर ही नहीं समझ आता, पर कोई, लेट मी टेल या, आई एम नॉट हियर टू गेट कीप। फाइंड द नंबर विच वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। हमें बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह कौन सा नंबर आएगा। तो मैं तुमको डायरेक्टली बता देती हूँ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम कि इसमें क्या ट्रिक फॉलो हो रही है। इसमें ये ट्रिक फॉलो हो रही है कि जो सबसे ऊपर वाली रो में 4 डिजिट नंबर है ये 6849, और जो थर्ड वाली रो में 4 डिजिट नंबर है 4675, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगी तो वो पता है कि उसका सम बराबर होगा सेकेंड रो प्लस फोर्थ रो के। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, अब तुमको यहाँ पे हाँ ये मत कंफ्यूज हो जाना कि 6 को 6 8 को 8 लेना, नहीं, मैं बोल रही हूँ फर्स्ट रो में जितने भी नंबर है उनको एक एक डिजिट कंसिडर करना है, नॉट एक डिजिट, लाइक एक नंबर। तो इट्स लाइक 6849। ओके, तो यहाँ पे जो पहली रो में पूरा नंबर हो गया 6849, इसमें अगर थर्ड रो का नंबर ऐड हो जाएगा 4675, इसका जो सम होगा वो इक्वल होगा सेकेंड रो 8659 प्लस एट फोर्थ रो 2865। समझे? इट वॉज सुपर इजी, बट मुझे तो ये कभी भी नहीं समझ आता। ओके, तो पहली रो प्लस तीसरी रो का सम इज इक्वल टू दूसरी रो प्लस चौथी रो का सम, विच इज इक्वल टू 11524। ओके, तो अब अगर ये सेम ट्रिक तुम बाकी सारे के सारे ग्रुप्स पर अप्लाई करके देखोगे, सारे के सारे ग्रुप्स पर, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि यही ट्रिक फॉलो हो रही है। इसमें भी फर्स्ट प्लस थर्ड इज इक्वल्स टू सेकंड प्लस फोर्थ, इसमें भी फर्स्ट प्लस थर्ड इज इक्वल्स टू सेकंड प्लस फोर्थ। सेम गोज फॉर द लास्ट हेक्सागन वाला फिगर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा 3284 प्लस, अब मैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स ले लेती हूँ। एक्स एक्स तो तुमको दिखाई नहीं, चलो A052 इज इक्वल टू 4492 प्लस 6844। अब यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट प्लस थर्ड इज इक्वल टू सेकेंड प्लस फोर्थ, तो यहाँ पर जो सेकेंड प्लस फोर्थ है 4492 प्लस 6844, इसका जो सम होगा वो इन दोनों के इक्वल होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मैं सम लिख देती हूँ। सो इन दोनों का सम 4492 एंड 6844 का सम होता है 11336। तो यानी कि बहुत सिंपल सी चीज़ हो गई कि 3284 प्लस A052 इज ऑल्सो इक्वल टू 11336। तो यानी कि A052 इसमें 3036 में से इसको माइनस कर देंगे, तो ये वाला जो है नंबर हमको पता चल जाएगा क्या होता है। ओके, सो यहाँ पर 11336 माइनस 3284 इज इक्वल टू 8052। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, इन दोनों को कंपेयर करो ज़रा, तो तुमको आंसर पता चल जाएगा। देखो अब यहाँ पे ये प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 11336 माइनस 3284 जिसका आंसर आया है 8052, यानी कि ये जो ए है इसकी जगह क्या डिजिट आएगी? 8। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इट्स अ सुपर फन क्वेश्चन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 8। या Here's question 4. What is the maximum number of equilateral triangles of side 3 cm that can be fitted in a large equilateral triangle of length 11.2 cm? Again,
वेरी गुस्से वाला क्वेश्चन, क्योंकि बहुत गुस्सा आता है इस क्वेश्चन को देख के। तो इसमें बोल रहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है 3 सेंटीमीटर साइड का, उसको फिट करना है हमको 11.2 सेंटीमीटर के इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ सकते हैं। अब तुमको एग्जाम्पल से समझाऊं, तो अगर मेरे पास एग्जाम्पल है ये, ठीक है, एग्जाम्पल, तो यहाँ पे मान लो अगर ये 9 सेंटीमीटर का होता पूरा, तो 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता, 3 3 9, यानी कि 3 सेंटीमीटर के ऐसे 1 2 3 ऐसे 3 लाइन बन जाती, 3 रो बन जाती 3 सेंटीमीटर के छोटे वाले ट्राइंगल्स की। तो कैसे फिट होते, एक ऊपर ऐसे, फिर यहाँ पे ऑड नंबर की सीरीज में फिल होते हैं, ठीक है। तो अगर एक ऊपर आया है तो उसके नीचे ऐसे 3 आएंगे, ऐसे ये 1, फिर ये उल्टा 2 और ये इधर वाला 3, ठीक है। ऐसे नीचे, इसके नीचे और कितने फिल होते हैं, इसके नीचे और 5 फिल हो जाते हैं। जैसे कि मैं कह रही हूँ ना ऑड नंबर, तो अगर सबसे ऊपर एक फिल हुआ है तो फिर 3 और फिर यहाँ पे 5 ट्राइंगल्स आ जाते हैं, ये 1, ये उल्टा 2, ये 3, ये उल्टा 4 और फिर ये वाला ऐसे 5। मैंने शायद थोड़ा गलत बना दिया, बट समझो मेरी भावनाओं को। मतलब ये कुछ इस तरह से फिल हो जाता, ऐसे 1, फिर उल्टा ये हो जाता 2, फिर हो जाता 3 और फिर ये उल्टा ऐसे हो जाता 4 और यहाँ ये बचा हुआ हो जाता 5, ठीक है। ठीक है, तो मैं तुमको बता रही हूँ कि अगर 9 सेंटीमीटर होता तो ये ऐसे फिल हो जाते, ठीक है। बट अब क्योंकि 9 सेंटीमीटर नहीं है, अब कितना है 11.2, एंड 11.2 डायरेक्टली 3 से डिवाइड नहीं होगा ऑब्वियसली। तो यानी कि हमारे एग्जैक्टली इतने जो आ रहे थे 1 + 3 + 5, यानी कि 9 ट्राइंगल्स तो फिट नहीं होने वाले हैं, यानी कि इससे ज़्यादा ही फिट होंगे। तो अब यहाँ पे हमको समझ नहीं आता है कि कितना फिट होगी, क्योंकि मान लो मैंने सबसे ऊपर, क्योंकि 3 सेंटीमीटर का है तो मैंने सबसे ऊपर एक यहाँ पे फिट कर दिया, उसके बाद मैंने एक दूसरी रो बनाई और इसमें जैसे कि मैंने कहा ऑड नंबर में फिल होते हैं, तो यहाँ पे 3 फिल हो गए, 2 3 और ये 4। अब मान लो मैंने एक और रो बनाई और उसमें वैसे ही जैसे मैंने बताए थे 5, वैसे 5 फिल हो गए, ठीक है, 5 6 7 8 9। लेकिन ये 9 सेंटीमीटर थोड़ी है अब, क्योंकि एक साइड जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी एक साइड 3 सेंटीमीटर की है, तो ये वाला 3, फिर ये 3 और फिर ये 3, यानी कि टोटल 9 सेंटीमीटर यहाँ तक जो है कवर हो चुका है, यहाँ तक। अब उसके आगे ये कुछ पार्ट बचेगा ना, क्योंकि ये टोटल तो 11.2 है, तो कितना बचेगा, ऑलमोस्ट 2.2 सेंटीमीटर बच जाएगा, यानी कि ना तो अब इसमें पूरा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आएगा, लेकिन शायद उल्टा पुल्टा करके आ जाए। तो इस केस में पता है तुमको कैसे फिल होने वाला है, मैं तुमको फिगर दिखाती हूँ, तुमको उसको देख के ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ऑल राइट, सो हेयर इज द फिगर। मैं तुमको बड़ा करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये देखो। इसलिए देखो यहाँ पे एक 3 सेंटीमीटर का ये वाला ट्राइंगल आ गया, दूसरा 3 सेंटीमीटर का ये वाला ट्राइंगल आ गया, तीसरा 3 सेंटीमीटर का ये वाला ट्राइंगल आ गया, और ये जो बची हुई जगह है ये 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो पूरा टोटल 11.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे टोटल कितने ट्राइंगल्स फिट हो गए, 1 2 3 4, ये 5 6 7, और ये जो बाकी बची हुई जगह है इसको थोड़ा मैनिपुलेट करके टोटल 9 की जगह 11 ट्राइंगल्स फिट हो जाएंगे, 8 9 10 एंड दिस वन 11। या सो आई होप दिस फिगर्स क्लियर टू यू। तुमको चाहिए तो तुम स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लेट मी, ओके, तुम स्क्रीनशॉट ले लो इसका कि इसमें इस तरह से 11 ट्राइंगल्स जो है टोटल फिट हो जाएंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 11। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने फिट हो सकते हैं, 11। तो अगर हम वैसे देखते कि हाँ मैं इसको पूरा ऐसे ज्वाइन कर दूँ और नीचे वाले में 5 ऐसे ट्राइंगल्स आ जाएं, तो फिर वो 9 ही बन पाता, बट क्योंकि हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा स्पेस था, तो इसकी वजह से यहाँ पे बचे कुछ स्पेस को कुछ मैनिपुलेट करके 2 एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स फिट हो गए इस तरह से। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। करेक्ट आंसर इज 11। Here's question number 5. The figure given below is to be cloned twice. Clone यानी कि duplicate करना. The first clone on the right is to be reflected across the OP axis. यानी कि इस image का हमें एक बार duplicate बनाना है और फिर उसको इधर की तरफ reflect करा देना है. तो यानी कि ये same figure, क्योंकि ये एक symmetric figure है तो reflect करने के बाद same ही figure इधर बन जाएगी. ये same figure हमको OP axis यानी कि ये है OP axis, इसके इधर बनानी है.
फिर दूसरा क्लोन हमको करना है, सेकंड क्लोन ऑन द लेफ्ट इज टू बी रिफ्लेक्टेड अक्रॉस द एम एन एक्सेस, सेकंड क्लोन को हमें इधर रिफ्लेक्ट कराना है, और उसके बाद जो रिजल्टेंट फिगर बनेगी उसको एक और बार क्लोन करके क्यू आर एक्सेस के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट कराना है, यानी कि ये पूरी फिगर जो यहाँ पे बनेगी उसको एक और बार क्लोन यानी कि डुप्लीकेट करो और उस डुप्लीकेट को फ्लिप कर दो नीचे की तरफ, रिफ्लेक्ट करा दो इस क्यू आर एक्सेस पर, तो ये पूरा ऐसे नीचे की तरफ ट्राइंगल बन जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी फिगर मैंने बनाई हुई है, और हमको करना क्या है फिर, काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फाइनल फिगर, फाइनल फिगर में हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने हैं। सो लेट्स डू दैट। ठीक है, यहाँ पर ये है पूरी फिगर जैसे कि मैंने तुमको बताया। अब ये देखो, ये वाला पार्ट जो है, इतना पार्ट, ये इतना पार्ट है जो एक एक इंडिविजुअल फिगर हमको इसमें दी हुई है, ये वाली मैच कर लो, ये एक इंडिविजुअल फिगर हमको दी हुई है। ठीक है, अब इसको एक बार हमने इधर रिफ्लेक्ट कराया क्लोन करके, एक बार इधर, और फिर इस पूरे को नीचे हमने रिफ्लेक्ट करा दिया। अब टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने हैं, कैसे भी काउंट कर सकते हो, या तो ऐसे कर लो कि ये एक इंडिविजुअल पीस है, एक स्मॉल पीस है जिसको 6 बार 6 बार जो है रिपीट किया हुआ है इस फिगर में, पूरी फिगर में, जो कि हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 बार रिपीट किया हुआ है, तो इस एक इंडिविजुअल बॉक्स के ट्राइंगल्स काउंट करो, उसको 6 से मल्टीप्लाई करो, फिर आगे काउंट कर करके देख लो कि कोई ट्राइंगल छूट तो नहीं गया। उससे बेटर तरीका मुझे लगता है डायरेक्टली लाइन बाय लाइन काउंट करते चलो, तो हम डायरेक्टली काउंट करेंगे। सो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। तो अब तक हमारे पास टोटल हो गए 34 ट्राइंगल्स जो हमने डायरेक्टली, क्या बोलूँ मैं, डायरेक्टली डायरेक्टली काउंट कर कर निकाले हैं बेसिकली। ठीक है, अब इसके बाद मेरे को दूसरा क्या करना है, अब मेरे को ये चेक करना है कि कोई और ऐसा ट्राइंगल तो नहीं है जो अभी तक काउंट करने से रह गया हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने सारे छोटे छोटे ट्राइंगल्स बने हुए। अब तुमको पता है छोटे ट्राइंगल्स मिलके एक बड़ा ट्राइंगल बना सकते हैं, तो हमको देखना है कि कहीं कोई ऐसा छोटा ट्राइंगल तो नहीं है, छोटे ट्राइंगल का ग्रुप तो नहीं है जो मिलके बड़ा ट्राइंगल बना रहा है, हमें उन्हें भी काउंट करना है। सो एक ये ट्राइंगल को देखो, ये पूरा एक ट्राइंगल हो गया 1, सिमिलरली 2, सिमिलरली 3, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 5, और फिर यहाँ पे 6। तो अब तक हमारे पास 34 ट्राइंगल्स थे और 6 और हमने काउंट कर लिए, तो टोटल हमारे पास कितने ट्राइंगल्स हो गए, अब तक 40 ट्राइंगल्स हो गए। अगेन, कभी भी इस पॉइंट पे रुक नहीं जाना कि अच्छा अब हो गया होगा, हमेशा आगे चेक करते जाना है कि कहीं और तो नहीं है, और तो नहीं है। ठीक है, जब तक तुम पूरे श्योर ना हो जाए कि हाँ और नहीं है। देखो, जैसे मैंने ये 4 ट्राइंगल का ग्रुप मिला के ऊपर काउंट किया, ऐसे ही सिमिलरली ये 4 ट्राइंगल का ग्रुप, ये वाला भी तो एक, जैसे ये 4 ट्राइंगल का ग्रुप बना के एक ट्राइंगल बना, सिमिलरली ये 4 ट्राइंगल, ये भी तो एक ट्राइंगल बना रहे हैं जो अब तक हमने काउंट नहीं किया। सो 1, फिर ये 2, फिर ये यहाँ पे 3, और ये वाला 4। ठीक है, उसके बाद ये वाला, ये 4 ट्राइंगल हो गए, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए अब तक, 44। 40 वो हो गए थे, 4 ही हमने काउंट किया। अब जो हमने ऐसे नीचे की तरफ काउंट किए हैं, सिमिलर ट्राइंगल उल्टे भी तो होंगे, ऐसे भी तो होंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरी फिगर एक, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज ही तो है, तो जो ऊपर होगा वही सेम नीचे होगा। तो अगर अब तक मैंने ये काउंट किया है, तो अब मुझे ये भी काउंट करने हैं। ठीक है, तो 4 मैंने ऊपर काउंट किए, 4 ही नीचे की तरफ होंगे, 1, ये वाला 2, ये वाला 3, और ये वाला 4। तो 44 प्लस 4, टोटल 48 हमारे पास अब तक ट्राइंगल्स हो चुके हैं। टोटल कितने ट्राइंगल्स हो चुके हैं हमारे पास, 48। ठीक है, क्या इतना करेक्ट है? अब देखो, तुमको मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था जिसमें हमने वो ट्राइंगल 3 सेंटीमीटर वाला ट्राइंगल फिट किया था ना 11 सेंटीमीटर 11.2 वाले में, उसमें भी मैंने तुम्हें बताया था कि अगर एक ट्राइंगल है, उसको मैंने छोटे छोटे ट्राइंगल्स में तोड़ना है, तो जो सबसे ऊपर एक इकलौता ट्राइंगल आएगा, तो सबसे ऊपर सिर्फ एक ट्राइंगल आएगा, उसके नीचे वाली लेयर में 3 ट्राइंगल्स बनेंगे या कटेंगे बेसिकली इस तरह से, और उसके नीचे वाले ट्राइंगल में 5 ट्राइंगल्स कटेंगे कुछ इस तरह से, और अगर उसके नीचे एक और ऐसे लेयर हुई तो उसमें 7 ट्राइंगल्स कटेंगे। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि जब भी एक बड़े ट्राइंगल को हमें इस तरह से छोटे छोटे ट्राइंगल्स की पीसेस में काटना होता है, तो नीचे जाते जाते जो ट्राइंगल्स हैं वो ऑड नंबर की सीरीज में बढ़ते हैं। तो यानी कि सबसे ऊपर वाली लेयर में एक ट्राइंगल होगा, फिर उसके नीचे वाली लेयर में 3 ट्राइंगल, जैसे कि मैंने इस वाले ट्राइंगल को काउंट किया था, तो एक ट्राइंगल, उसके नीचे वाली लेयर में 3 ट्राइंगल, और अगर इसके नीचे एक और लेयर होती तो यहाँ पर 5 ट्राइंगल्स होते। तो अब मुझे ये चेक करना है कि मैंने 2 लेयर वाले ट्राइंगल तो सारे काउंट कर लिए,
इंडिविजुअल भी काउंट कर लिए और ये 2 लेयर वाले भी कर लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई 3 लेयर वाला ट्राइंगल भी, बड़ा ट्राइंगल इसमें छुपा हुआ हो, हम उसको काउंट करने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पर कुछ नहीं बन पाएगा। ये वाला ट्राइंगल, ये ज़रूर एक बन पाएगा। देखो ये वाला पूरा पार्ट, यहाँ पर एक ट्राइंगल, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5, तो ये एक बड़ा ट्राइंगल हमको मिल गया। सिमिलरली नीचे की तरफ भी होगा, तो ये एक और बड़ा ट्राइंगल हमको मिल गया। उसके अलावा और कोई भी इससे बड़ा ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा ट्राइंगल क्या ही बनेगा, 7 लेयर के लिए नीचे और लेयर होनी भी तो चाहिए। 7 लेयर का बन नहीं पाएगा और इसके जैसा भी दूसरा नहीं बन पाएगा। इससे छोटे वाले हमने सारे काउंट कर लिए, यानी कि हमारे पास 48 + 2 टोटल 50 ट्राइंगल्स हो गए हैं। आई होप दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू। इसमें हमको सिर्फ काउंटिंग करनी थी और कुछ भी नहीं करना था। करेक्ट आंसर इज 50। कोई भी डाउट हो तो तुम मेरे को नीचे बता सकते हो कमेंट में। Here's question number 6. A company account book reveals the following figures. हमको एक कंपनी के अकाउंट बुक में ये कुछ फिगर्स दिए हुए हैं कि उनकी सेल्स कितनी है, उनका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने हैं और उनके सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं। तो बेसिकली हमको चार ये रो दी हुई है, लेकिन इसमें चीज़ें मेन हमको 3 ही चाहिए कि उन्होंने कितना बेचा, उन्होंने कितना कमाया और उन्होंने कितना उसमें से खर्च किया, या उतना कितना उनका खर्च हो गया। तो ये दोनों मिला के एक एक्सपेंसेस में काउंट होंगे। उसके बाद नीचे है कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऑफ द कंपनी। अब आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल को नहीं पता होगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, अनटिल अनलेस तुम शायद कॉमर्स बैकग्राउंड से हो। आई हैव नो आइडिया कि कॉमर्स में क्या पढ़ाते हैं। तो मैं तुमको बताती हूँ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एक्चुअली होता क्या है। अब समझ ही नहीं आ रहा कि यूसीड का क्वेश्चन देने का मतलब क्या था, कि तुम इतने अलग अलग वेरिड टॉपिक से बिल्कुल ही, एक नॉर्थ पोल तो एक साउथ पोल, ऐसे क्वेश्चंस दे रहे हो। बट एनीवेज लेट्स सी। तो एक तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बेसिकली मतलब क्या होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है, मैंने यहाँ पे तुम सारी चीजें लिखी हुई हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट एक्सपेंसेस। अब मैं तुमको इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो कि एक पानी पूरी वाला है जिसने सुबह अपना ठेला लगाने से पहले पूरी, पानी, इमली वगैरह जो भी लिया होगा, उसके लिए 100 रुपए का सामान खरीदा। उसने 100 रुपए का सामान खरीदा सुबह सुबह और अपने ठेले पे लाके रख लिया। शाम तक जब उसका सारा सामान बिक गया, उसकी पूरी बिक्री हो गई, उस टाइम पर उसके हाथ में 600 रुपए थे, यानी कि उसने पूरे दिन में 600 रुपए की कमाई की। तो अब जब हम उसका प्रॉफिट देखने बैठेंगे, अब जब हम उसका प्रॉफिट देखने बैठेंगे तो हम ये थोड़े ना बोलेंगे कि उसने 600 रुपए कमाए। हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि उस क्योंकि उसने 600 रुपए नहीं कमाए, उसने 600 रुपए थोड़े ना कमाए, उसने 100 रुपए सुबह दिए भी तो थे। तो 600 माइनस 100, यानी कि उसका उसने टोटल जो प्रॉफिट कमाया वो 500 रुपए का कमाया, क्योंकि 100 रुपए सुबह सुबह उसकी जेब से लगे भी थे ताकि ये बिजनेस हो पाए। करेक्ट। तो इसके लिए जब हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात करते हैं कि टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल उन्होंने कितना कमाया, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ उसने 600 रुपए कमाए। लेकिन जब हम बोलेंगे कि उसने उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, वो बोलेंगे कि हम उसने 500 रुपए कमाए। क्यों? और सॉरी नॉट क्यों, क्योंकि उसने 100 रुपए लगा दिए सुबह, तो इसलिए वो 600 में से एक्सपेंसेस, तो उसके जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से हमने जब उसके एक्सपेंसेस माइनस कर दिए तो हमको उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल गया। यानी कि उसका ग्रॉस प्रॉफिट था ₹600 का, उसने एक्सपेंसेस यानी कि उस बिजनेस के लिए एक्सपेंस किया था ₹100 का, तो उसका टोटल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया वो हो गया 500। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है कि तुमने टोटल प्रॉफिट में से जितना खर्चा है वो निकाल दो, उसके बाद जो तुम्हारे पास पैसे बचे वो तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या होता है, जो भी हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को नेट सेल्स से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ओके, एक बार दोबारा समझाती हूँ। अगर किसी पानीपुरी वाले ने सुबह 100 रुपए का सामान खरीदा, शाम तक उसके 600 रुपए उसने कमाए, तो उसका जो टोटल प्रॉफिट होगा वो 500 रुपए, नॉट टोटल प्रॉफिट, उसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा वो 500 रुपए का होगा। और उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वो 500 रुपए डिवाइडेड बाय उसने कितनी बिक्री की पूरे दिन में इंटू 100। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमको तीनों चीजें दी हुई है। हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है और हमको नेट एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं, ये है वो नेट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो उससे हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो मिल जाएगा। लेट मी क्लीन ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ही अगेन कैलकुलेशन करके रखी हुई है टाइम बचाने के लिए थोड़ा। तो ओपी यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होगा इस केस में, 68,799 जो कि उसका टोटल प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस उसके टोटल एक्सपेंसेस। हमको नेट एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने होते हैं, यानी कि टोटल खर्चा कितना हुआ। मान लो उस पानीपुरी वाले ने 100 रुपए का जो है अपना पानी वगैरह का सामान खरीदा होता, तो 50 रुपए की उसने
जो पानी पूरी के वो गोलगप्पे होते हैं वो खरीदे होते हैं। तो उसका टोटल खर्चा कितना हुआ, 100 प्लस 50, यानी कि टोटल खर्चा उसका 150 का हुआ, राइट। तो हम उस 600 में से फिर 150 माइनस करेंगे। तो इसलिए हमको भले ही ये एक्सपेंसेस अलग अलग दिए हुए हैं, लेकिन हैं ये दोनों एक्सपेंसेस ही, तो हमको नेट एक्सपेंसेस में इन दोनों को इंक्लूड करना है। तो इसके लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट एक्सपेंसेस। ये नेट एक्सपेंसेस हमने इसमें से माइनस कर दी, तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 61,554। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, जो कि अगेन हमें क्वेश्चन में दी हुई है, इनटू 100, जिससे हमारा करेक्ट आंसर जो आ गया वो आ गया 26.17। ओके, तो इस क्वेश्चन में सारी टेक्निकल चीजें थी, कुछ भी ऐसा नहीं था जो तुमको मतलब एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़े। अगर तुमको ये सारी टर्म्स वगैरह पता है तो फिर तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब ये टर्म्स जो है अपनी, पहली चीज तो यहाँ पे मुझे कुछ चीजें बतानी है, तो पहली चीज अपने नोट्स में ये वाली सारी टर्म्स लिख लेना। दूसरी चीज, अब आ जाता है कैलकुलेशन पे। यूसीड, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन होता है जिसमें बहुत ज़्यादा हेवी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है, बहुत ज़्यादा हेवी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, मान लो हमने कुछ बड़े बड़े नंबर हम डिवाइड कर रहे हैं और हम कैसे हमारे से पॉइंट्स में आंसर आ रहे हैं, तो उस केस में यूसीड कभी भी एक करेक्ट आंसर नहीं देता। यूसीड हमेशा रेंज ऑफ करेक्ट आंसर देता है। तो इस क्वेश्चन में उसने रेंज दी थी 26 to 27, यानी कि अगर तुम्हारा आंसर 26 और 27 नंबर के बीच में आ रहा है, फिर चाहे वो 26.1 हो, 26.2 हो, चाहे 26 भी हो, तो भी वो करेक्ट आंसर माना जाएगा, तुमको पूरे 4 मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारा आंसर 25.99 भी है तो भी तुम्हें करेक्ट आंसर नहीं दिया जाएगा। तो इस केस में जिसमें हैवी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है, यूसीड हमेशा रेंज ऑफ करेक्ट आंसर देता है। तो तुमको इस चीज के बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि अगर मेरा 26.16 आया तो 26.17 आया, तो आई एम टेलिंग यू यूसीड हमेशा रेंज ऑफ करेक्ट आंसर देता है। तो तुमको डेसिमल्स की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे है वो ये है कि जब भी तुम ऐसे बड़े बड़े नंबर्स को डिवाइड करो, तुम्हारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी ये बनती है कि तुम 2 डेसिमल पॉइंट्स तक तो डिवाइड करो ही, उसके आगे करो ना करो तुम्हारी मर्जी, पर एटलीस्ट 2 डेसिमल पॉइंट्स तक डिवाइड करना ही है। एग्जाम्पल तुम यहाँ देखो, यहाँ तो मैंने कैलकुलेटर से किया है इसलिए मैंने 4 पॉइंट्स लिख दिए, लेकिन ऑनेस्टली तुम अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो सिर्फ ये लिख दोगे ना, वो भी करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगर तुम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे वो भी करेक्ट आंसर माना जाएगा। वो मैं तुमको अभी दिखा दूंगी आंसर की में कि यूसीड ने दोनों करेक्ट आंसर दिए। तो मैं ये कह रही हूँ कि मान जैसे हमने इस बड़े नंबर को इस और बड़े नंबर से डिवाइड किया तो हमारे पास 0.2617 आया। अब यहाँ पे ऑब्वियसली तुम 2617 इतना लंबा तो डिवाइड करोगे नहीं, तो तुम यहाँ पे 0.26 तक भी छोड़ सकते थे। अगर तुम 0.26 तक करते तो तुम जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो राउंड ऑफ होके हमारा 26.00 हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा यूसीएड रेंज ऑफ करेक्ट आंसर देता है, तो 26 भी तुम्हारा करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो इस केस में तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाता है। बट इन केस अगर तुम इसको 2 पॉइंट तक डिवाइड ना करके तुम इसको 0.2 ही छोड़ देते सिर्फ, कि चलो 1 पॉइंट तक डिवाइड हो गया, फिर तुम उसको जब 100 से मल्टीप्लाई करते तो पता है वो क्या हो जाता, वो 0.20 हो जाता, सॉरी 2.00, सॉरी 20.00 हो जाता। उस केस में इसको करेक्ट आंसर नहीं माना जाता। ठीक है, तो इसलिए तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमेशा इस चीज को ध्यान गांठ बांध लो, बिल्कुल ध्यान में रखो कि डिवाइड करना है तो 2 डेसिमल पॉइंट तक तो करना ही है। सेफ साइड के लिए 3 तक भी कर लो, लेकिन 2 तक तो करना ही, उस 1 तक बिल्कुल नहीं करना, कभी भी नहीं। हमेशा आंसर, ज्यादातर आंसर जो है गलत हो जाता है। अब मैं तुमको आंसर की दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 में यूसीड ने 2 रेंज दी हुई है कि तुम 100 से मल्टीप्लाई करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ये होता है, फिर तुम उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज के टर्म्स में दिखाओ ना दिखाओ मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने दो रेंजेस दी हुई है कि या तो 0.26 से 0.27 के बीच में तुम्हारा आंसर आना चाहिए, या फिर 26 से 27। अगर तुमने 100 से मल्टीप्लाई किया है तो इसके बीच में आएगा, 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया है तो ऐसे तुम्हारा आंसर आएगा। यही तो तुम्हारी वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि तुमने 2 पॉइंट तक काउंट किया। मान लो तुमने 0.2 तक काउंट किया होता सिर्फ, तो तुम्हारा जो डेसिमल काउंट हो, जो तुम्हारा एक्चुअल कंप्यूटर में आंसर फीड होता है वो 0.20 करके फीड हुआ होता। 0.20 इस रेंज से बाहर है तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाता। इसलिए अगेन मैं कह रही हूँ कि हमेशा डिवाइड कर रहे हो 2 डेसिमल पॉइंट तक करना ही है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सो द करेक्ट आंसर इज दिस और दिस। Okay, here's question 7. How many different ways are there to get from tile A to tile I without visiting a tile more than once?
इफ ओनली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट्स आर अलाउड। तो हमको क्या करना है, टाइल ए से टाइल आई तक हमको पहुंचना है, और हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट्स जो है कर सकते हैं, यानी कि या तो हम ऐसे मूव कर सकते हैं या फिर ऐसे, डायगनली मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, वी कैन ओनली विजिट वन टाइल वंस, यानी कि अगर मैं ऐसे जा रही हूँ तो मैं सिर्फ ऐसे ट्रैवल कर सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती कि मैं एक टाइल पर दो बार आ जाऊं, यानी कि मैं ऐसे गई फिर ऐसे गई फिर दोबारा एफ पे आ गई फिर दोबारा इस पे आ गई फिर ऐसे गई, ऐसे नहीं कर सकती। एक टाइल को एक ही बार विजिट करना अलाउड है। तो हमको बताना है कि ऐसे कितने डिफरेंट वेज हैं कि मैं टाइल ए से टाइल ए पर पहुंच जाऊं और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई भी हो जाए, यानी कि यूनिक वेज बताने, डिफरेंट वेज बताने जिसमें हम ए से आई तक पहुंच सकते हैं। अब देखो, इसमें बहुत सिंपल सी चीज हमको यूज करनी है, कभी भी रैंडमली काउंट करना स्टार्ट नहीं करना, उससे कंफ्यूजन भी होती है, मिस्टेक के चांसेस भी होते हैं। इसमें हमेशा हमको क्या बोला हुआ है, दो चीजें बोली हुई है कि या तो हॉरिजॉन्टल ट्रैवल कर सकते हो या वर्टिकल ट्रैवल कर सकते हो। अब ए से या तो मैं बी वाली डायरेक्शन में जा सकती हूँ, डी वाली डायरेक्शन में, मैं ई वाली में जा ही नहीं सकती। तो मैंने डी और बी वाली डायरेक्शन में से कोई एक डायरेक्शन पहले चूज कर ली कि मान लो मैं पहले हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करूंगी, ठीक है। तो मैंने चूज किया कि पहले मैं हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करूंगी। अब अगर मैं हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रही हूँ तो मेरे पास दो टाइल्स है रुकने के लिए, या तो मैं बी टाइल पे रुकूं या फिर मैं सी टाइल पे रुकूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैं ए से फारदेस्ट टाइल यानी कि सी टाइल तक जाऊंगी, और अब मैं सी टाइल से काउंट करूंगी कि कितने यूनिक तरीके हैं मेरे पास आगे बढ़ने के, समझे, करके दिखाती हूँ। तो पहले ए से मैं सी पर गई, फिर सी से एक रास्ता ये है, सी से दूसरा रास्ता ये है, रुको अलग अलग कलर से दिखाती हूँ मैं, सी से दूसरा रास्ता ये है और सी से तीसरा रास्ता ये है, समझे। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे सिंपली ये काउंट कर लिया कि अगर मैं पहले ए से सी तक चली गई, फिर सी तक आने के बाद मेरे पास कितने अलग अलग रास्ते बन रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो पहली चीज मैंने काउंट, ओके। तो अगर तुमको नहीं समझ आ रहा तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे समझाते समझाते समझ नहीं आ रहा तो दूसरे को तो क्या ही समझ आया होगा। एनीवेज दोबारा ट्राई करते हैं। देखो, मैंने कहा ना कोई एक डायरेक्शन पकड़ लो, मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पकड़ी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पकड़ने के बाद मैं सीधी चलती जा रही हूँ और मैं सी पर जाकर रुकी। अब मुझे सी से काउंट करना है कि आगे कितने रास्ते, इन यूनिक रास्ते बन रहे हैं। तो सी से पहला रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है और तीसरा रास्ता ये है। तो यानी कि अगर मैं सी टाइल तक आऊं तो सी टाइल से मैं तीन तरह से आई तक पहुंच सकती हूँ। सी पर आने के बाद मैं तीन तरह से आई तक पहुंच सकती हूँ। अब तुमको ये कंफ्यूज नहीं होना कि हम सी से क्यों काउंट कर रहे हैं, हम ए से क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि बेसिकली कर तो हम ए से ही रहे हैं, बस हमने बीच में एक रास्ता अपने, बस बीच में जो कॉमन चीजें थी, यानी ए से सी तक तो हर तीनों बार में हम ए से सी तक तो आ ही रहे हैं, सी से आगे हमने काउंट कर लिया कि क्या यूनिक बन रहा है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है तुमको। अब हमने दूसरा क्या किया, अब दूसरे मूवमेंट में हम हॉरिजॉन्टल ही गए, लेकिन इस बार हम बी पर रुक गए, इस बार हम सी तक नहीं गए क्योंकि सी वाले तो सारे काउंट हो गए। ए से सी पे मैं जितनी भी बार जा सकती थी मैं चली गई हूँ, और मैंने तीन रास्ते पता कर लिए कि मैं ए से सी पर गई, फिर मैं ऐसे गई। दूसरा तरीका मैंने क्या निकाला, दूसरा तरीका निकाला मैंने ए से सी पर गई, फिर मैं ऐसे गई। तीसरा तरीका मैंने क्या निकाला, तीसरा तरीका मैंने निकाला कि मैं ए से सी पर गई और फिर मैं ऐसे गई, ठीक है। तो ए से सी तक पहुंचने का ये जो पाथ था ये कॉमन था, तो इसलिए मैंने तुमको डायरेक्टली सी से बताया था। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ए से सी तक जाने वाले सारे रास्ते मैं कवर कर चुकी हूँ, तो अब मैं ए से सी तक जाऊंगी ही नहीं। अब मैं डायरेक्टली क्या करूंगी, अब मैं डायरेक्टली ए से बी पर ही रुक जाऊंगी। अब मैं बी तक रुकी हूँ, तो अब मैं ए से बी पर गई। अब बी से हमें देखना है कि क्या क्या यूनिक रास्ते बन रहे हैं। अब बी से आगे सी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो रास्ता ऑलरेडी काउंट हो चुका है। तो मैं बी से एक रास्ता ये है, बी से दूसरा रास्ता ये है और बी से तीसरा रास्ता ये है। तो यानी कि अगर मैं देखूं तो बी से भी मेरे पास तीन रास्ते बन रहे हैं जिससे मैं आई तक पहुंच सकती हूँ। अब अगर मैं तुमको अलग से दिखाऊं तो ए से मैं बी तक गई, फिर बी से मैं ऐसे गई, ठीक है। दूसरा तरीका क्या बन रहा है, दूसरा तरीका बन रहा है कि मैं ए से बी तक गई, फिर मैं ऐसे सीधी चली गई, ठीक है। फिर तीसरा तरीका हमारे पास क्या बन रहा है कि मैं ए से बी तक गई, फिर मैं ऐसे चली गई। अब तुम ये कंफ्यूज मत होना कि हम ए से आगे सी पे क्यों नहीं गए, बी से सी पे क्यों नहीं गए, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया। मैं बार बार कैसे बताऊं, तुमको समझ नहीं आ रहा। एनीवेज, तो यहाँ पे तुमको इतना समझ आ गया कि ए से सी जाने पर भी मुझे, ए से सी पहुंचने के बाद भी मेरे पास तीन रास्ते हैं आगे जाने के, और ए से बी पहुंचने के बाद भी मेरे पास तीन रास्ते हैं आगे जाने के। सो बेसिकली बी से भी तीन रास्ते और सी से भी तीन रास्ते। अब
तो टोटल अब तक हमारे पास आ गए हैं 6 रास्ते। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से स्टार्ट करने के बाद हमारे पास टोटल 6 रास्ते आ गए हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से स्टार्ट करने के बाद हमारे पास टोटल 6 रास्ते आ गए हैं ऑब्वियसली। अब हमको एक बहुत सिंपल सी चीज़ देखो, ये जो पूरा स्क्वायर है, बड़ा स्क्वायर, ये सिमेट्रिकल है, यानी कि जैसे पार्ट इधर है वही एग्जैक्टली पार्ट उधर है। तो यानी कि अगर मैं ऐसे स्टार्ट करूँ फिर आगे कैरी कंटिन्यू करूँ अपना मूवमेंट, वो सेम मूवमेंट यहाँ पर कॉपी होने वाले हैं। बस यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टली स्टार्ट किया था, तो यहाँ तो मैं वर्टिकली स्टार्ट करूंगी। तो या तो तुम थोड़ा ऑब्जर्वेशन और दिमाग लगाओ तो तुमको समझ में आ जाएगा कि अगर मुझे यहाँ पे इधर हॉरिजॉन्टली जाने के बाद 6 रास्ते मिले हैं, तो जब मैं वर्टिकली ट्रैवल करना स्टार्ट करूंगी तब भी मुझे 6 रास्ते मिलेंगे और मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। या फिर मैं तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, अगेन मैंने वर्टिकल मूवमेंट स्टार्ट किया, मैं जी तक गई, जी से फिर एक ये रास्ता है, जी से दूसरा रास्ता ये है, और जी से तीसरा रास्ता ये है। तो यानी कि जी पर जाने के बाद भी मेरे पास 3 रास्ते हैं। और अगर मैं ए से डी पर गई तो डी से जाने के बाद पहला ये रास्ता, दूसरा ये, और तीसरा ये वाला। तो डी तक जाने के बाद भी मेरे पास 3 रास्ते हैं। तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 टोटल 12। आई होप दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू। इट्स अ सुपर इजी क्वेश्चन। बस तुमको खुद को एक बार बैठाकर ये समझाना पड़ेगा कि अगर मैं इस पॉइंट पर जाऊं फिर इस पॉइंट से आगे कितने रास्ते हैं, इस पॉइंट पर जाऊं इस पॉइंट से आगे कितने रास्ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि तुम एक डायरेक्शन से स्टार्ट करो। रैंडमली काउंट करने का कोई मतलब नहीं है, गलत ही होता है, उससे प्रॉब्लम्स ही बढ़ती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम एक डायरेक्शन से स्टार्ट करो और सिस्टमैटिक तरीके से काउंट करो। बस इतना ही। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा 12। Here's question 8. There are some men and some women in a group. Each person shakes hands with exactly one other person. Each person shakes hands with exactly one other person in the entire group. Okay. After this round of handshakes, 8 men and 4 women find that they shook hands with someone of the same sex. The total number of handshakes exchanged in the entire group is 87. At most, how many women can there possibly be in this in this group? ओके, सो बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लगता है, ओ माय गॉड, हैंडशेक वाला क्वेश्चन है, इसमें तो कॉम्बिनेशन लगेगा और इसमें तो ये लगेगा और वो लगेगा। बिना कॉम्बिनेशन लगाए सॉल्व हो जाएगा। अभी दिखाती हूँ। तो इसमें बेसिकली हमको क्या बोला है कि एक ग्रुप है लोगों का जिसमें कुछ मेन है कुछ विमेन है, और हर एक इंसान ने सिर्फ एक इंसान के साथ हैंडशेक किया। जब ये पूरा हैंडशेक का प्रसारण खत्म हो गया तो उनको 2 चीजें पता चली। पहली तो ये कि जो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स हुए हैं वो 87 है, और दूसरी ये कि 8 मेन और 4 वुमेन ने अपन जो हैंडशेक किया है विद समवन ऑफ द सेम सेक्स, यानी कि 8 मेन ने आपस में हैंडशेक कर लिया और 4 वुमेन ने आपस में। यानी कि बेसिकली यहाँ पे हमको क्या समझ में आया कि हमारे पास 3 कैटेगरी बन गई है कि एक तो मेन टू वुमेन हैंडशेक हुआ है, एक मेन टू मेन हैंडशेक हुआ है, और एक वुमेन टू वुमेन हैंडशेक हुआ है। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज हमको पता चल गई, और ये टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स मिलके 87 हुए हैं। हमको ये बताना है कि ग्रुप में ज्यादा, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, तो ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा विमेन कितनी पॉसिबल हैं, हमें बताना है ये कि बेसिकली ज्यादा से ज्यादा विमेन कितनी है ग्रुप में। तो देखो, अब मैं यहाँ पे तुमको छोटा एग्जाम्पल देके एक चीज समझाती हूँ। मान लो एक ग्रुप है जिसमें 4 लोग हैं, ए बी सी और डी। अब हम इसमें क्या कंडीशन हमको दी हुई है कि ईच पर्सन शेक्स हैंड्स विद एग्जैक्टली वन अदर पर्सन, यानी कि एक इंसान सिर्फ एक ही इंसान के साथ हैंडशेक करेगा। तो मान लो ए और बी ने आपस में हैंडशेक कर लिया, तो जो बी है, जो सी है, मान लो सी को पता नहीं है कि किसके साथ हैंडशेक करना है, तो सी भी बी के पास चला गया हैंडशेक करने। तो अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये हुआ, कहाँ गई ये रहा, इस केस में ये हुआ कि ए ने तो एक ही इंसान से हैंडशेक किया, लेकिन बी ने 2 इंसानों से कर लिया और सी ने भी एक ही इंसान से हैंडशेक किया। ठीक है, तो इससे हमको यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जब ए और बी का आपस में हैंडशेक हो गया उसके बाद सी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, सी को डी से ही हैंडशेक करना पड़ेगा। यानी कि अगर ग्रुप में 4 लोग थे तो टोटल हैंडशेक्स हमारे पास कितने हुए, 2। तो इससे बेसिकली इतनी छोटी सी बात मैं तुमको बता रही हूँ कि जितने नंबर ऑफ लोग हैं उस ग्रुप में, टोटल लोग जितने हैं उसका आधा हैंडशेक्स हुए होंगे उस ग्रुप में। ठीक है,
तो अगर उस ग्रुप में ये जैसे 4 लोग थे, तो 4 लोगों ने, क्योंकि हर एक इंसान सिर्फ एक ही इंसान के साथ हैंडशेक कर सकता है, सिर्फ एक ही इंसान के साथ, इसलिए टोटल हैंडशेक्स होंगे उसके आधे, 2। अगर ग्रुप में 10 लोग होते और अगर एक इंसान सिर्फ एक ही इंसान के साथ हैंडशेक कर सकता है, तो हमारे पास टोटल हैंडशेक्स बनते 5। ठीक है, ऐसे ही इस क्वेश्चन में हमको बोला हुआ है कि टोटल हैंडशेक्स है 87। सो ऑब्वियसली जब हैंडशेक्स 2 थे तो लोग 4 थे। अब अगर हैंडशेक्स हमारे पास 87 है, तो लोग हमारे पास 87 का डबल हो जाएगा, जो कि आई थिंक 174 कुछ होगा, बट 174 आई थिंक, या व्हाटएवर, बट हमको उससे कोई मतलब नहीं है अभी। तो हमको उससे मतलब नहीं है, बट मैं तुमको ये छोटी सी चीज समझा रही थी कि अगर एक इंसान ने एक ही इंसान के साथ हैंडशेक किया, तो जितने लोग होंगे उसके आधे नंबर ऑफ हैंडशेक्स हमारे पास होंगे। अब हम दूसरी चीज पे आ जाते हैं कि इस एंटायर ग्रुप में 87 हैंडशेक्स जो है हुए हैं। 87 हैंडशेक्स में से कुछ हैंडशेक्स ऐसे हैं जो आदमी लोग ने आपस में कर लिए, और कुछ हैंडशेक्स ऐसे हैं जो विमेन लोग ने आपस में कर लिए। तो अगर 8 मेन को ये पता चला कि उन्होंने हैंडशेक किया है किसी दूसरे आदमी के साथ, यानी कि इन 8 मेन हैं, तो 8 में से 4 हैंडशेक्स हुए होंगे। जैसा मैंने कहा, जितने लोग हैं उसके आधे नंबर ऑफ हैंडशेक्स होंगे। 4 विमेन ने 2 हैंडशेक्स किए होंगे ऑब्वियसली। तुम ऐसा समझ लो ना कि ये 4 विमेन में तो वही एबीसीडी वाला केस ही मान लो कि एबीसीडी है, तो ए और बी दोनों विमेन है, दोनों ने आपस में कर लिया, सी और डी दोनों विमेन है, दोनों ने आपस में कर लिया। ऐसे ही 8 मैन का केस हो जाएगा। ठीक है, तो 8 मैन है तो उन्होंने मिलकर 4 हैंडशेक्स किए हैं। तो मैन टू मैन कितने हैंडशेक्स हुए हैं? मैन टू मैन हैंडशेक्स हुए हैं 4। और हमारे पास विमेन टू विमेन कितने हैंडशेक्स हुए हैं? विमेन टू विमेन हैंडशेक्स हुए हैं 2। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो मेन टू मेन हैंडशेक्स हुए 4, वुमेन टू वुमेन हैंडशेक्स हुए हैं 2। तो अब क्या बचा? मेन टू वुमेन, यानी कि ऑपोजिट सेक्स के बीच में कितने हैंडशेक्स हुए? टोटल हैंडशेक्स हमें 87 दिए हैं। 87 और ये 4 + 2 हो जाएगा 6, तो 87 - 6 बचा कितना? 81। तो यानी कि टोटल में से 81 हैंडशेक्स जो है वो मेन और विमेन के बीच में हुए हैं। ओके ओके, अब इस चीज को पकड़ लो तुम कि ये जो 81 हैंडशेक्स हैं, इनके लिए कितने लोग लगे होंगे? 81 का डबल जो कि हो जाएगा 162। अरे यार, मैं टाइप कर देती हूँ, इसमें ज्यादा देर लगती है। ठीक है, 81 का डबल हो जाएगा 162, यानी कि टोटल 162 लोग लगे होंगे। ऐसे ही मेन टू मेन में टोटल कितने लोग लगे होंगे? 8, जो कि हमको दिया हुआ भी है कि 8 मेन। और तीसरा विमेन टू विमेन में कितने लोग लगे होंगे? 4। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज। हमको बोला है टोटल नंबर ऑफ विमेन बतानी है, तो टोटल नंबर ऑफ विमेन में एक तो ये काउंट हो जाएगी 4 वाली, और दूसरा तुम ये देखो कि ये जो 81 हैंडशेक्स हुए हैं, इसमें आधे मेन थे और आधी विमेन थी, है ना? तो 81 के डबल कितने लोग हो गए? 162, यानी कि 162 में आधे मेन थे और आधी विमेन थी। तो बेसिकली यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि ये जो 81 हैंडशेक्स हुए हैं, ये 81 हैंडशेक्स में से 81 विमेन थी। 81 विमेन थी, तभी तो मेन टू विमेन हैंडशेक हो पाया। तो यहाँ पे 81 हमारे पास यहाँ पे विमेन हो गई। तो हमको क्या मिला? मेन टू वुमेन हैंडशेक से हमें 81 वुमेन मिली। मेन टू मेन में तो कोई वुमेन होगी नहीं। फिर वुमेन टू वुमेन हैंडशेक से हमें 4 वुमेन मिली। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया? 85। सो करेक्ट आंसर हियर इज 85। ज्यादा से ज्यादा इस ग्रुप में 85 वुमेन पॉसिबल है। आंसर, आई होप दिस इज क्लियर। कोई कॉम्बिनेशन NC2 N(n)(1) कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन काफी सिंपली सॉल्व हो जाता है। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ो जरूर, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स का, और यूसीड में बहुत रिपीटेड मैथ के क्वेश्चंस आते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, और बहुत फन टॉपिक भी यार, पढ़ लो यार। ठीक है, सो इसका आंसर 85। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। Okay, here's question 9. It is 12 o'clock and the hour and minute hands are aligned exactly one over the other. Both hands move continuously. After how many minutes will they meet again? तो इसमें बेसिकली क्या बोला हुआ है, जब दोपहर के यार whatever जब 12 बज रहे होते हैं बेसिकली, तो जो आर हैंड है और मिनट हैंड है वो एग्जैक्टली अलाइन कर रहे होते हैं। ये छोटा वाला आर हैंड और ये बड़ा वाला मिनट हैंड एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि दोनों हैंड्स जो है नॉर्मल पेस से, जैसे एक नॉर्मल क्लॉक वर्क करती है वैसे मूव किए कर रहे हैं आगे आगे। तो बताओ ये दोबारा कब मिलेंगे, कितने मिनट्स बाद विल दे मीट अगेन? यानी कि अब अगर ये 12 ओ क्लॉक पे ओवरलैप कर रहा है, तो उसके बाद कितने मिनट्स बाद ये दोबारा जो है ये दोनों सुई ओवरलैप करेंगी। यहाँ पर तुम बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, आई एम जस्ट जोकिंग, यहाँ पे तुम बहुत सारे ट्रिक्स या फिर बेसिकली क्लॉक वाली क्लॉक, हाँ मैं बताना भूल गई, क्लॉक और कैलेंडर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। क्लॉक और कैलेंडर से रिलेटेड सारे फैक्ट्स एंड स्टफ सब कुछ पढ़ना है, पढ़ लेना। तो यहाँ पर तुम क्लॉक की जितनी भी ट्रिक्स होती हैं वगैरह वगैरह यूज करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। वरना मैं तो हूँ ही यार, मैं किस लिए हूँ, मैं तुमको सबसे इजी चीज बताती हूँ। तो बेसिकली टाइम इंटरवल
बिटवीन ओवरलैप्स पता है तुमको कितना होता है? क्या तुमको पता है टाइम इंटरवल बिटवीन ओवरलैप्स कितना होता है? 65.45 मिनट्स। याद कर लो एज इट इज। इसको वैसे लिखना है तो 65 और 5/11 मिनट्स, अगर तुमको वैसे लिखना है होल नंबर करके। तो बेसिकली ये मैंने ऐसे लिखा है 65 होल मिनट्स एंड 5/11 ऐसे फ्रैक्शन मिनट्स, which basically translates to 65.45 minutes। तो यानी कि हर 65.45 मिनट्स के बाद आवर हैंड और मिनट हैंड ओवरलैप करते हैं। या फिर तुम अब ये तो हो गया कि तुमने फैक्ट डायरेक्टली याद कर लिया, जो कि मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूंगी। तुम डायरेक्टली याद कर लो कि दोनों जो आवर हैंड मिनट हैंड होते हैं ये 65 हर 65.525 मिनट्स के बाद ओवरलैप करते हैं या कोइंसाइड करते हैं। अब तुम दूसरी चीज देखो कि यहाँ पे अगर 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे आगे 1 बज रहा होगा। तो जैसे ये जो है मिनट हैंड फास्ट चलती है तो मिनट हैंड जल्दी जल्दी चलेगी, और जल्दी जल्दी चल के जब ये दोबारा 12 पे आएगी उस टाइम पर 1 बज गए होंगे। जब यानी कि मिनट हैंड दोबारा 12 पे आई उस टाइम पर 1 बज रहा होगा। अगर उस टाइम पे 1 बज रहा होगा यानी कि ये रही बड़ी वाली पर्पल वाली मिनट हैंड और ये रही छोटी वाली आर हैंड। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे यानी कि अब तक 60 मिनट्स बीत चुके हैं, अब तक 60 मिनट्स बीत चुके हैं और अभी तक ये दोनों कोइंसाइड नहीं किए। यानी कि अगर ये मिनट हैंड जो है अगर ये 5 मिनट और चलेगी तो इस आवर हैंड के काफी पास आ जाएगी बेसिकली। तो 65 + 5 यानी कि सॉरी 60 + 5 तो बेसिकली 65 मिनट्स बाद क्या होगा? 65 मिनट्स बाद कुछ ऐसा अजूबा होगा कि ये जो आर हैंड है ये आवर हैंड तो यहाँ होगी जहां पर 1 बज रहा है, सॉरी मिनट हैंड तो यहाँ होगी लंबी वाली जहां पर 1 बज रहा है, ये बज रहा है 1। ठीक है, और आवर हैंड क्योंकि वो जो 5 मिनट ये मिनट हैंड जो 5 मिनट ट्रैवल करके आई है उसमें जो छोटी वाली आर हैंड है वो कुछ तो आगे बढ़ी होगी ना, है ना, वो कुछ तो आगे बढ़ी होगी। तो वो जो आवर हैंड है वो हल्की सी और आगे बढ़ गई होगी। ठीक है, तो एग्जैक्टली 65 मिनट्स पर भी ये दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे। अब यहाँ पे एक जो आर हैंड मिनट हैंड इंडिविजुअली 1 मिनट में कितना डिग्री ट्रैवल करता है उसके हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वरना डायरेक्टली याद करना होता है कि 65.45 मिनट्स में वो ओवरलैप करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए डायरेक्टली याद रखो हर 65.45 मिनट्स पे जो है दोनों हैंड्स ओवरलैप करते हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन 10, at most how many spheres of the same size can be placed around a same size sphere? तो spheres of the same size can be placed around a same size sphere at the center so that they all simultaneously touch the sphere at the center. Okay, तुमको पता है इस तरह के क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं? इन क्वेश्चंस को बोलते हैं किसिंग प्रॉब्लम। आई एम नॉट इवन जोकिंग। किसिंग का मतलब होता है टचिंग बट नॉट ओवरलैपिंग। ओ सॉरी, लाइक आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द वर्ड किसिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि किसिंग प्रॉब्लम में किसिंग का यहाँ पर मतलब है कि वो चीज एक दूसरे को टच कर रही है लेकिन ओवरलैप नहीं कर रही है। इस क्वेश्चन का भी वही मतलब है बेसिकली कि बीच में एक स्फीयर है, सेंटर पे एक स्फीयर है, स्फीयर ऑफ द सेम साइज एट द सेंटर। यहाँ पे लैंग्वेज पढ़ने में बच्चों को दिक्कत हो जाती है पर मैं बताती हूँ। यहाँ पे बीच में एक सेंटर में एक स्फीयर है, जिस साइज का वो स्फीयर है हमें उसी साइज के स्फीयर लेने हैं और बताने हैं ऐसे कितने स्फीयर उसके आसपास हम जमा सकते हैं सच दैट कि वो सारे स्फीयर एक साथ उस सेंटर वाले स्फीयर को टच करें, लेकिन कोई भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है 12। कितना? 12। कैसे? अभी दिखाती हूँ, ये जो मैं बना रहा हूँ तुमको अभी समझ आ जाएगा। तो ये देखो, ये जो बीच वाला स्फीयर था जो मैंने ये वाला बनाया था, ये वाला, ये इसमें तुमको टच हुआ दिख रहा है बट एक्चुअल में टच होता नहीं है। ये बीच में जो स्फीयर है इसके आसपास जो उसका प्लेन है उस प्लेन में हम 6 स्फीयर्स रख सकते हैं सच दैट कि वो उस बीच वाले स्फीयर को टच कर रहे हो और वो बीच वाले स्फीयर के ही साइज के हों। ठीक है, उसके अलावा जो इसके ऊपर और नीचे वाले प्लेन में हम ऐसे 3-3 स्फीयर्स जो है रख सकते हैं। तो ऊपर भी 3 और नीचे वाले प्लेन में भी 3, तो 3 + 3 6, 6 + 6 12। तो टोटल इसका आंसर हो जाएगा 12। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इफ नॉट लेट मी एक्सप्लेन अगेन। इसमें हमको बेसिकली क्या बोला है कि मान लो तुमने एक टेनिस बॉल ली, उस टेनिस बॉल को तुमने सेंटर में रखा, अब तुम्हें उसी साइज की टेनिस बॉल लेनी है बाकी सारी और उनको उस टेनिस बॉल के आसपास ऐसे जमाना है सच दैट कि हर एक बॉल बीच वाली बॉल को टच कर रही हो। तो ऐसे ज्यादा से ज्यादा कितनी बॉल्स तुम रख सकते हो? तो ऐसे तुम जो टेनिस बॉल तुमने जमीन पर रखी है
उसी जमीन पर तुम उसके आसपास 6 बॉल्स रख पाओगे, और उस बॉल के ऊपर वाले प्लेन पर तुम 3 बॉल्स रख पाओगे, और उस बॉल के नीचे वाले प्लेन पर भी तुम 3 बॉल रख पाओगे। तो टोटल तुम 12 बॉल्स ऐसी अरेंज कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया? मैं इसका तुमको 3D डायग्राम दिखाती हूँ एक सेकंड। ये देखो, इसमें ये जो बीच में येलो वाली बॉल है, ये सेंटर वाली बॉल है। इसके अराउंड उसी उसी प्लेन में हम कितनी बॉल्स रख पाए? ये वन, अरे यार, हाँ इसमें देख लो क्लियरली, उसके प्लेन में हम रख पाए 1 2 3 4 5 6, और उसके ऊपर वाले प्लेन में, उसके ऊपर वाले प्लेन में हम 3 बॉल्स रख पाए। जैसे ऊपर रखी वैसे नीचे भी 3 रखी होंगी, तो ऐसे टोटल हो जाएंगे 12। तो यहाँ पे लिखा भी है 3D में स्फीयर के लिए किसिंग नंबर होता है 12। ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू, इट्स कॉल्ड किसिंग प्रॉब्लम। ओके। और हाँ, तो स्फीयर में ऐसे उस प्लेन में 6 आती है। 2D में देखो, यहाँ 2D में किसिंग नंबर क्या लिखा हुआ है? 2D में किसिंग नंबर 6 लिखा हुआ है। ये मैं तुमको अभी बताती हूँ कैसे। ठीक है, इतना तो समझ आ गया होगा। डायग्राम बाकी तुम खुद से एक बार और सर्च करके देखना। ये देखो, अलग अलग तरह के दिए हुए हैं एक्सप्लेन करने के लिए। कोई 3D मॉडल मिले तो उसको भी तुम चेक कर सकते हो। ओके। तो अब यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ, तुम इसको लिख लो। तो 1D में जो किसिंग नंबर होता है वो होता है 2। 2D में जो किसिंग नंबर होता है वो होता है 6। 3D में जो किसिंग नंबर होता है वो होता है 12। और 4D में जो किसिंग नंबर होता है वो होता है 24। ठीक है, 5D वगैरह का तुमको ऐसा कोई ध्यान रखने का जरूरत नहीं है। तो जैसे कि मैंने अभी तुम्हें 3D के लिए बताया, स्फीयर के लिए बताया, इसी तरह अगर तुम सिर्फ सर्कल वाला एग्जाम्पल ले लो। 1D में बेसिकली जैसे हम 2D में सर्कल ले रहे हैं, 3D में वन सॉरी 2D में जैसे हम सर्कल ले रहे हैं और 3D में हम स्फीयर ले रहे हैं, ऐसे ही 1D में हम लाइन लेते हैं। और क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि एक लाइन के आसपास कितनी लाइंस रखी जा सकती हैं ऑफ द सेम साइज जो उसको टच करें, तो उसका आंसर हो जाता है 2। 2D में बोलेगा कि एक सर्कल है सेंटर पे, उसी सेम साइज का सर्कल रखो, उसके आसपास तो कितने रखे जा सकते हैं? तो वो रखे जा सकते हैं 6, कुछ इस तरह से। ये बीच वाला हो गया, फिर ये 1 2 3 4, यहाँ पे 5, और यहाँ पे 6। और यही सेम कॉन्सेप्ट को हम ऐसे फर्दर कंटिन्यू करें। यहाँ पे बस 2 ही कंडीशंस होती हैं। पहली तो ये कि सारे आसपास के जो सराउंडिंग सर्कल्स हैं वो बीच वाले सर्कल के साइज के होने चाहिए, और दूसरा वो बीच वाले सर्कल को टच करनी चाहिए। इसी को हम 3D में एलैबोरेट करें तो 3D में कितने स्फीयर्स रखे जा सकते हैं? 12, क्योंकि ऐसे ही 6 स्फीयर आसपास रखे जाएंगे, प्लस इसका जो ऊपर वाला प्लेन है उसमें 3 स्फीयर, और जो नीचे वाला प्लेन है उसमें 3 स्फीयर, तो टोटल 12। 4D में जैसे हम 3D में स्फीयर की बात कर रहे हैं, 4D में हम हाइपर स्फीयर की बात करते हैं, जिसको 3 स्फीयर भी बोला जाता है। उस हाइपर स्फीयर के केस में 24 आंसर होता है। तुमको सर्च करके देखना हो तो देख लेना। 1D और 4D इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने जस्ट इन केस फिर भी बता दिया। तो 4D में आंसर होता है 24, यानी कि 24 हाइपर स्फीयर इस किसिंग प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करेंगे, उसका किसिंग नंबर हो जाएगा 24। So I hope this question is very very clear to you, because it's a very interesting question. Of course it's like kissing problem, so it's interesting only. Anyway, बाय बाय। हो गया आज का इतना बस भाई, मैं बड़ी मुश्किल से तो 10 क्वेश्चन रिकॉर्ड कर पाई हूँ। तुम्हें क्या पता मुझे कितना मन नहीं करता है ये रिकॉर्ड करने का आजकल, क्योंकि आई एम गोना मूव आउट सून फॉर माय कॉलेज, सो आई एम ट्राइंग टू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विद माय फैमिली। बट फिर भी यू पीपल आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड so I will try to upload the next part tomorrow just for you, just for you. Okay, bye bye, love you all.